हाय, मेरा नाम है टॉरुक्स और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमएसएस को, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, डिस्प्लेसमेंट एनर्जेटिक मूव और फेयर वैल्यू गैप के कॉन्सेप्ट को हम एक शॉर्ट वीडियो में इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ये समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या होता है। बेसिकली सबसे पहले मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट की जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि मार्केट में ट्रेंड कैसे चेंज हो रहा है, कि एक शिफ्टिंग पॉइंट जहाँ पर से मार्केट में आएगा, वहां पर से जो आपके लोअर लो, हायर हाई, लोअर लो, ये जो कॉन्सेप्ट है वहां पर से एक कॉन्सेप्ट ब्रेक होके अगेन मार्केट एक नए ट्रेंड को फॉर्म करने वाला है। तो बेसिकली यहाँ पर जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट को यूज किया जाता है वो किया जाता है ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए। आप जब भी किसी टाइम फ्रेम पे काम करते हैं इंट्राडे पे, फॉर एन एग्जांपल आप 5 मिनट में काम कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट आपको एक हायर टाइम फ्रेम पे जाके ये चेकआउट करना पड़ता है कि मार्केट में अभी जो ट्रेंड है वो कैसा चल रहा है। जैसे ही आप उस ट्रेंड को एक हायर टाइम फ्रेम पे पहचानते हैं, तो फिर आप उसको अपने स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग लोअर टाइम फ्रेम पे एग्जीक्यूट करने के लिए आते हैं। अपनी स्ट्रेटजी पे उस हायर हाई और लोअर लो की जो एक ट्रेंड की फॉर्मेशन है उसको कैलकुलेट करते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे, और तब जाके आप उसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब एग्जीक्यूट होने के बाद भी उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है वो ट्रेंड डिसाइड करेगा। वो कि आपके सेटअप के अकॉर्डिंग वो ट्रेड आपको प्रॉफिट में हिट करेगा या आपके एसएल को हिट करेगा, वो बेसिकली डिपेंड करता है कि उस ट्रेंड में कितनी स्ट्रांगनेस है। तो उसे जो हम स्ट्रांगनेस को कहते हैं वो कहते हैं डिस्प्लेसमेंट थ्योरी। तो पहले यहाँ पर हम ये सीखते हैं कि हायर हाई और लोअर लोस के कॉन्सेप्ट में मार्केट कैसे आता है। तो एग्जैक्टली इस वाले पोजीशन पे यहाँ पर आप देखना कि एक लोअर हाई, देन फिर लोअर हाई, हायर लो, लोअर लो, लोअर हाई, मार्केट एक ट्रेंड में चल रहा है। बट जैसे ही यहाँ पर हमारा जो सेकंड कॉन्सेप्ट है डिस्प्लेसमेंट थ्योरी, डिस्प्लेसमेंट थ्योरी में क्या होता है कि एक एनर्जेटिक मूव आना और उस प्रीवियस लोअर हाई को तोड़ के मार्केट का अचानक से ट्रेंड को चेंज कर देना। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि इस पोजीशन पे एक एनर्जेटिक मूव आया और जो पीछे का लोअर हाई था उसको तोड़ के मार्केट ने ट्रेंड को रिवर्स कर दिया। अब इस ट्रेंड को रिवर्स करते ही, को आइडेंटिफाई करते ही, यहाँ पर इस पोजीशन के बाद हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाके अपनी स्ट्रेटेजी को यूज करते हैं और फिर तब जाके उसको ट्रेड में एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है ये होता है एमएसएस का। अब जो एक क्वेश्चन यहाँ पे पैदा होगा वो होगा कि डिस्प्लेसमेंट थ्योरी क्या है। फिर डिस्प्लेसमेंट थ्योरी क्या है? बेसिकली वो थ्योरी है कि जहां पर एक एनर्जेटिक मूव आता है। एनर्जेटिक मूव बेसिकली एक मोमेंटम के साथ एक मूव आना, और वो मोमेंटम के साथ ही मार्केट ने एक रिवर्सल पैदा कर देना और ट्रेंड को चेंज कर देना। जैसे ही वो ट्रेंड एक सडन पॉइंट पे आके चेंज होता है, वैसे ही मार्केट अपना एक रिवर्सल मूव देता है और उस रिवर्सल मूव को हायर टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं। उसके बाद हम जो अपनी स्ट्रेटेजी को है पीएमएस वैल्यूज के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं, और उसके बाद हम ट्रेड को आइडेंटिफाई करते हैं और आइडेंटिफाई करने के बाद पेशेंस के साथ बैठ के उसको फिर एग्जीक्यूट करते हैं, ताकि जो हमारी प्रोबेबिलिटी है एमएसएस के अकॉर्डिंग वो हाई हो जाए। और जो हमारा ट्रेड में अगर फॉर एन एग्जांपल उसकी जो प्रोबेबिलिटी 50% या 60% है, तो वो हम कैलकुलेट करके पीएमएस के अकॉर्डिंग तब जाके उस ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट होता है इसे कहते हैं एमएसएस थ्योरी, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। तो अब यहाँ पर से एग्जैक्टली मार्केट ने हुआ क्या है कि एक ट्रेंड पे मार्केट है, लोअर हाई के, हायर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, एंड देन फिर लोअर लो। तो मार्केट इस पॉइंट पे आके अगेन उस चीज को ब्रेक नहीं कर रहा है और उस जो ट्रेंड है उसको कंटिन्यू रख रहा है। अगेन फिर इस पॉइंट पे आके मार्केट जो प्रीवियस ट्रेंड है उसको चेंज नहीं करने की सोच रहा है और फिर उसे कंटिन्यू करने की सोच रहा है। बट यहाँ पर जो चीज हुई फिर उसके बाद इस पॉइंट पे आके ये हुआ, फिर यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप, उस गैप को मार्केट ने कंप्लीट किया, एंड देन सडनली एक एनर्जेटिक मूव के बाद मार्केट ने यहाँ पर एक रिवर्सल पॉइंट देके ट्रेंड को चेंज कर दिया। जैसे ही एक एनर्जेटिक मूव मार्केट में डिस्प्लेसमेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग आता है, वैसे ही मार्केट एक सडन मूव या फिर एक सडन रैली को मार्केट उसी वक्त आपको देता है, और उस रैली के अंदर ही जो होता है ट्रेड को आइडेंटिफाई करके अपने प्रॉपर एसएल और प्रॉपर प्रॉफिट टारगेट्स के अकॉर्डिंग 1:1 के गेम में या 1:2 के गेम पे
मार्केट को हम ऑब्जर्व करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही हम मार्केट में यहाँ पर ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का उसकी प्रोबेबिलिटी को हाई करते हैं। तो जैसे ही ये विद इन 30 मिनट्स ऑफ टाइम फ्रेम में ये मार्केट ने एकदम से रिवर्सल चेंज दिया, तो जैसे ही आप इसको 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे, तो वैसे ही मार्केट यहाँ पर आपको बेसिकली एक ऐसी फॉर्मेशन देना शुरू कर देगा जिसमें मार्केट उस ट्रेंड में ऊपर जाके उसको वहीं पर ही रोटेट करके और वहीं पर ही पोजीशंस को आइडेंटिफाई करके एक जो वैल्यू गैप, फेयर वैल्यू गैप है, उसको कम करके जैसे ही वहां पर फिर एक डिस्प्लेसमेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग एक और एनर्जेटिक मूव देगा, उसी ट्रेंड पे हम मार्केट में एंट्रीज लेते हैं और उसी ट्रेंड के अकॉर्डिंग हम अपने एसएल और अपने प्रॉफिट को आइडेंटिफाई करके उनको देखते हैं और उनको समझते हैं। तो ये जो पूरी थ्योरी है एमएसएस की, वो एमएसएस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम एक हायर टाइम फ्रेम पे बस मार्केट के जो ट्रेंड है उसको आइडेंटिफाई करके उसको समझते हैं। अब सेकंड थिंग कि यहाँ पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट एनर्जेटिक थ्योरी क्या होती है। बेसिकली डिस्प्लेसमेंट एनर्जेटिक थ्योरी, जैसे मैंने बताया कि एक एनर्जेटिक मूव मार्केट में, वो एनर्जेटिक मूव वहां पर फेयर वैल्यू गैप्स को कंप्लीट करने के बाद आ रहा है या नहीं, उसके अकॉर्डिंग वो ट्रेंड की स्ट्रेंथ हमें पता चलती है कि वो ट्रेंड कितना मजबूत है। क्या वो ट्रेंड अकॉर्डिंग टू इन हायर टाइम फ्रेम, हमारे लोअर टाइम फ्रेम पे जो हम सेटअप यूज करते हैं पीएमएस के अकॉर्डिंग, उस पे वो काम करेगा या नहीं करेगा, क्या उसकी प्रोबेबिलिटी हाई है या नहीं है। फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पर आप जब देखोगे तो यहाँ पर मार्केट ने एक ट्रेंड को चेंज करने की सोची, बट एक एनर्जेटिक मूव के साथ मार्केट उसे ब्रेक नहीं कर पाया। जब भी एक एनर्जेटिक मूव के साथ मार्केट किसी भी जो लोअर हाई पुराना या फिर लोअर लो है उसको ब्रेक नहीं करता है, तो दैट मीन्स उसकी प्रोबेबिलिटी ऑटोमेटिकली लोअर टाइम फ्रेम पे हमारे सेटअप्स पे कम हो जाती है, जिससे हम उस ट्रेड को एग्जीक्यूट करने से बचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसकी जो प्रोबेबिलिटी वो हाई है कि वो एक सर्टेन पॉइंट पे आके एसएल में कन्वर्ट हो सकता है। बेसिकली यहाँ पर मार्केट ने क्या किया कि एक एनर्जेटिक मूव, जो मोमेंटम है डिस्प्लेसमेंट थ्योरी का, उसको नहीं दिया और मार्केट ने उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिर उसे नीचे साइड को कन्वर्ट होके मार्केट वहां पर उस ट्रेंड को चेंज नहीं कर पाई। अगेन मार्केट ने यहाँ पर उस एनर्जेटिक मूव को देने की सोची, ठीक है। कैंडल्स की जो वीकनेस है, यानी कि स्मॉल कैंडल्स के साथ अगर वो उस एनर्जेटिक मूव को कभी भी मोमेंटम को, उस ट्रेंड को चेंज करने की सोच रहा है स्मॉल कैंडल का, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑटोमेटिकली लो होती है कि मार्केट उस ट्रेंड को चेंज करेगा। सेकंड थिंग कि और यहाँ पर दूसरी चीज कि यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप भी मार्केट ने नहीं दे रखा है कि मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप पे वहीं पर ही रोटेट हो रहा हो, बाइंग्स इतनी स्ट्रांग हो रही हो कि एक एनर्जेटिक मूव के साथ मार्केट उस ट्रेंड को चेंज कर दे। जैसे ही वो ट्रेंड अगर चेंज नहीं होगा तो लोअर टाइम फ्रेम पे हमारे उस स्ट्रेटेजी को यूज करने का कोई मतलब नहीं बनता। जब एनर्जेटिक मूव तेज होता है तो मार्केट कैसा रिएक्ट करता है हम उससे समझते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि मार्केट ने एक प्रॉपर पहले फेयर वैल्यू गैप को बनाया, उस गैप को मार्केट ने कंप्लीट किया, लोअर लोस में ही मार्केट को रखा, एंड देन फिर लोअर हाई के इस मूव को एक एनर्जेटिक मूव के साथ ब्रेक किया। दैट मींस मार्केट ने उस डिस्प्लेसमेंट थ्योरी के एनर्जेटिक मूव को इतनी स्ट्रांगली वहां पर ब्रेक किया जहां पर से हमारी ऑटोमेटिकली लोअर टाइम फ्रेम पे ये कैलकुलेशन क्लियर हो गई कि मार्केट एक स्ट्रांग रिवर्सल या फिर ट्रेंड का चेंज यहाँ पर आने वाला है, जहां पर हम स्मॉल टाइम फ्रेम पे अब अपने सेटअप की को यूज कर सकते हैं और बेसिकली उस सेटअप की प्रोबेबिलिटी को हम हाई कर सकते हैं कि मार्केट वहां पर एक अच्छा मूव देके हमारी प्रोबेबिलिटी को स्ट्रांग बनाए रखे और मोस्ट प्रोबेबली हमारे जो मार्केट में हमारी स्ट्रेटेजी है उसके अकॉर्डिंग एक प्रॉफिट ट्रेडिंग डे में उसे कन्वर्ट करे। अगर वो डिस्प्लेसमेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग एनर्जेटिक मूव नहीं है तो मार्केट में वहां पर हमारा घुसने का कोई मतलब नहीं बनता है। अब हायर हाइज में भी यहाँ पर देखोगे तो इस पॉइंट पे आके बेसिकली इस पॉइंट पे आके मार्केट ने क्या किया कि एक गैप को, पहले तो इस जो पॉइंट है यहाँ पर एक गैप को प्रॉपरली यहाँ पर उसे रोटेट करते रहा और देन फिर एक एनर्जेटिक मूव के साथ मार्केट ने उसे ब्रेक कर दिया। जैसे ही एक बड़ी कैंडल के साथ उसने एक एनर्जेटिक मूव को ब्रेक किया, उसके बाद उसने एक उस स्ट्रॉन्ग रैली को कंटिन्यू किया। इससे हमें यहाँ पर ये पता चल जाता है कि जैसे ही हम अगर इंटरडे पे काम करते हैं
फॉर इन अ शॉर्टर टाइम पीरियड ऑफ 5 मिनट्स 1 मिनट्स, तो हमें वहाँ पर एग्जैक्टली पता चल जाता है कि मार्केट यहाँ पर से हमारी जो स्ट्रेटजी की प्रोबेबिलिटी है उसको हाई करने वाला है। तो एमएसएस का मतलब ये नहीं कि आप एमएसएस के अकॉर्डिंग ही अपनी स्ट्रेटजी को यूज कर लेते हैं। उसके बाद एक कैलकुलेशन होती है पीएमएस पे, जिसके हमें ये पता चलता है कि लोअर टाइम फ्रेम पे जो स्ट्रेटजी है वो प्रॉपरली वर्क करेगी, और हमें एक जो कहते हैं कि आउट ऑफ 5 कंफर्मेशन हमें 2 कंफर्मेशन मिल गई। पहली एमएसएस के थ्रू कि यहाँ पर से ट्रेंड चेंज होने वाला है। सेकंड डिस्प्लेसमेंट एनर्जेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग कि मार्केट अगर उस जो हायर हाई है या फिर लोअर हाई या लोअर लो को एक सडन मूव के साथ ब्रेक कर रहा है, तो उससे हमें ये क्लियरिटी थोड़ी और मिल जाती है सेकंड टिक पे कि प्रोबेबिलिटी अब थोड़ी सी और स्ट्रांग है कि हम उस ट्रेड को एग्जीक्यूट करें या ना करें। तो हम जब एक ट्रेड के ही परफेक्शन में जाते हैं तो हमें इन सब चीजों का बारीकी से ध्यान देना पड़ता है। सो आई होप कि इससे आपका जो एमएसएस का कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा बहुत क्लियर हो गया हो। इसे एक लॉन्ग वीडियो पे बनाने के लिए पूरे ये 1.5 से 2 घंटे की वीडियो बन जाएगी जिसमें हम एमएसएस को पूरा समझाना पड़ेगा। एंड सेकंड थिंग इज दैट कि एमएसएस का यूज तभी किया जाता है जब हमको एक हायर टाइम फ्रेम पे हम उसको यूज तभी करते हैं जब हम किसी ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं। हम उसको हायर टाइम फ्रेम पे यूज करके और एमएसएस पे ही अपने एंट्रीज को बना ले, वो पॉसिबल नहीं होता है। एमएसएस एक हायर टाइम फ्रेम पे यूज करने वाली चीज है जहां पर हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद हम अपने स्ट्रेटेजी को यूज करने के लिए उसे लोअर टाइम फ्रेम पे आइडेंटिफाई कर ले, जिससे हमारी एक कंफर्मेशन थोड़ी मिल जाती है, जिससे आपकी जो स्ट्रेटेजी है उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी हाई हो जाती है कि वहां पर आप ट्रेड लेने के लिए एग्जैक्टली सही पोजीशन पे हैं या नहीं ट्रेंड के अकॉर्डिंग। तो एमएसएस को समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद एमएसएस को तभी आप समझ पाएंगे जब डिस्प्लेसमेंट एनर्जेटिक थ्योरी को आप समझ पाएंगे कि डिस्प्लेसमेंट एक एनर्जेटिक मूव मार्केट उस पॉइंट पे आके दे रहा है या नहीं। अगर वो एनर्जेटिक मूव नहीं है तो जाहिर सी बात है कि वो ट्रेंड वहां पर स्ट्रांग नहीं है और आपकी जो स्ट्रेटेजी की प्रोबेबिलिटी है वहां पर कम हो जाएगी। जैसे ही होगा वो एनर्जेटिक मूव स्ट्रांग है तो तभी वो स्ट्रेटेजी की लोअर टाइम फ्रेम पे जो प्रोबेबिलिटी है वो हाई होगी ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो आई होप कि आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर एमएसएस का कॉन्सेप्ट और डिस्प्लेसमेंट एनर्जेटिक थ्योरी का कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हुआ हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, और मिलते हैं आपको मंडे लाइव में।